बैठ जाओ, हो गया। ओ भाई, क्या क्या? रुको रुको, शांति रखो। ये मत कुटो, नीचे आएंगे चचा लेने के लिए। ना बात करते हैं इसके अंदर। ये पकड़ ले इसको। ना बात करते हैं इसके अंदर। 11 का जो टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का यहाँ मतलब एक्चुअली 11th के अंदर तीन स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो थोड़ा सा जो है ऐसा टिपिकल लैंग्वेज में, उसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का यहाँ पे जो मतलब है, अगर ए प्लस, थोड़ा सा लार्ज जूम करना, इसको 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 पूरा करिए। प्यूरिफिकेशन की कुछ पांच पांच टेक्निक से ऊपर ऊपर। हाँ, बीच में क्या बोल रहे हो, होना यहाँ पे पांच टेक्निक्स हैं: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ये है प्यूरिफिकेशन में। इनसे हम लोग ए प्लस बी को या किसी दो कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग करने की टेक्निक जो है सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब्लिमेशन की। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। देखिए ऐसा है, ए प्लस बी, इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर सब्लिमेट हो सकता है। आप सब्लिमेट तो जानते होंगे, सब्लिमेट होता क्या है कि किसी भी कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को सीधा हम लोग जो है अगर गैस में चेंज करते हैं तो वो होता है सब्लिमेशन। अपने घरों में जो होता है कपूर होता है, इसको हम बोलते हैं कैम्फर बोलते हैं। तो उसको हीट करने पर वो सीधा सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैस बनाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो कोई भी ए और बी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि वो सीधा हीटिंग करने पर अगर वो सब्लिमेट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो किसी ए प्लस बी के मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग को एक उल्टा फ्लास्क रखते हैं, तो फ्लास्क की जो है ये आपका जो है इस वॉल पर जो है क्रिस्टल जो है जम जाएंगे, जो भी सप्लीमेंट होगा तो उसको फिर यहाँ से खुरच के हम अलग निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जहां पर कोई भी दो कंपाउंड में से एक भी सप्लीमेंट हो सकता है। ये टेक्निक कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड या एंथ्राक्विनोन के फॉर्म में यूज हो की जा सकती है, के लिए यूज की जाती है। कैम्फर का मतलब वही कपूर। कपूर देखा है आप, ब्लू कलर का होता है। वेरी गुड। ना बात करते हैं, ना बात करते हैं कौन से कपूर की बात कर रहे हो तुम? श- शक्ति कपूर की बात कर रहे हो? अद्भुत। चलो आ जाओ। भाई तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, तुम ऐसी वैसी चीजें मत देखा करो, तुम यहाँ पे रहा करो। कुछ लगता है शुरू है, इसमें क्या चिल्ला रहे हो, सुन तो लो। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन उन कंपाउंड के लिए होता है, जैसे कैसे मान लीजिए घरों में जो चाशनी होती है, अपन जो किसी मिठाई की ना, चाहे गुलाब जामुन की बात करें, तो चाशनी होती है, चाशनी को अगर ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बन जाते हैं, उसके सरफेस पर क्रिस्टल बन जाते हैं। वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन में प्रोसेस है। ए प्लस बी को अगर आप अगर यहाँ पर उसको हिट करते हैं, हीट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, ये दोनों हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, हो जाएंगे दोनों ए प्लस बी। जब ये लिक्विड हो जाएंगे, उसको आप क्या करते हो, उसको फिर आप ठंडा करते हो। तो जो भी कंपोनेंट जो लेस सोल्यूबल होगा, ए और बी में से मान लेते हैं बी वाला जो है लेस सोल्यूबल है, तो इसके क्रिस्टल पहले बन जाते हैं, तो बी के क्रिस्टल बन जाएंगे जल्दी से ठंडा करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस डिपेंड करता है डिफरेंशियल सोल्युबिलिटी। डिफरेंशियल सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि बाई चांस अगर दो कंपोनेंट हैं या पांच कंपोनेंट हैं तो पांचों की सोल्युबिलिटी में अलग अलग डिफरेंस होना चाहिए। तो जब भी कोई पांच कंपोनेंट है उनमें से जो भी लेस सोल्यूबल होगा उसके क्रिस्टल पहले बनेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है उन जगह यूज किया जाता है जहां पर सोल्युबिलिटी में फर्क होता है। सब्लिमेशन वहां यूज किया जाता है जहां में कोई भी एक कंपोनेंट सब्लिमेट करता करता हो। क्या आपको ये समझ में आया? नाउ इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है डिस्टिलेशन। नाउ डिस्टिलेशन जो है इसको आप लोग देखते हैं।
तो बड़ा कर दिए, ठीक है, और बड़ा कर दीजिए बच्चों के लिए, बहुत बहुत। चलिए ठीक है, इसका नाम है डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम चीजों को गर्म करते हैं। डिस्टिल करना मतलब हाई टेम्परेचर पे गर्म करना। अब ये है क्या? ये एक राउंड बॉटम गोलाकार एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसमें ए और बी को हमें अलग करना है। अब इसमें शर्त ये है कि ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत में उसके अंदर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इसका है, लेट से मैंने कहा इसका है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका है लेट से मैंने कहा 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इसका 50 है, इसका 150 है, काफी लार्ज डिफरेंस है। जब आप इसको गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो किसकी वेपर पहले बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर जल्दी बनेगी। थर्मामीटर से ही मैं मेजरमेंट करता रहूंगा, मुझे पहले बॉइलिंग पॉइंट पता है और उनमें डिफरेंस ज्यादा होंगे तो मैं इस टेक्निक का सहारा लूंगा। तो यहाँ से ए की वेपर पहले बनेगी, ए की वेपर यहाँ बनेगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाके जो है जाएगी, तो ये होता है कंडेंसर। क्या होता है बच्चों? कंडेंसर में ये क्या है? पानी का जैकेट है ये। इस नली के ऊपर, इस ट्यूब के चारों तरफ एक कवर होगा, उस कवर में पानी जो है फ्लो कर रहा होता है। तो जैसे ही यहाँ पर वेपर पहुंचेगी तो यहाँ पे वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो कंडेंस हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रखा कंडेंसर। यहाँ से फिर जो है वेपर जो है यहाँ से जो है इस फ्लास्क में जो है जाके जो है स्टोर हो जाएगी। ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब ए और बी के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि अगर सर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम नेक्स्ट टेक्निक का यूज करेंगे, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस टेक्निक का नाम क्या है? डिस्टिलेशन। यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या है? ठंडा करने के लिए, ताकि वेपर ठंडी हो जाए यहाँ पर। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है ना? तो ये टेक्निक है, मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो उसने लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज किया, अपन बस नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं। और कलरफुल डायग्राम दिख भी रहा होगा आपको। नेक्स्ट लिखते हैं, इसका नाम है, रुको बस, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें फ्रैक्शनल हो। अभी फ्रैक्शनल क्या है देखते हैं। यहाँ पे फ्लास्क है, यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे अगेन जो है राउंड बॉटम फ्लास्क भी है, यहाँ पर जो है ये कंडेंसर भी है, यहाँ पे ये फ्लास्क भी है। बस अंतर ये कि यहाँ पर एक चीज है, वो देखिए, इसका नाम है फ्रैक्शनिंग कॉलम। बोलिए आप एक बार, फ्रैक्शनिंग कॉलम। ये टेक्निक तब यूज करते हैं जब ए और बी जिनको हमें अलग अलग करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल, लेट से मैंने कहा यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस है। ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। जब दोनों के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो जब गर्म करेंगे तो भाई दोनों की बनेगी वेपर, ए और बी दोनों की बनेगी वेपर। इसके ऊपर एक फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा रखा होता है। ये कॉलम के अंदर क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी जो है नलियां, जिगजैग ट्यूब्स होती हैं, जिगजैग ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के सहारे जो है वेपर जो है यहाँ से होके जाती है, यहाँ ठंडी होती है और फिर जो है फ्लास्क में जाके जो है स्टोर होती है। आपको ये बताना है कि इस फ्रैक्शनिंग कॉलम का क्या काम होता होगा, उससे क्या फायदा होगा। ना, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। जब बच्चों ए और बी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या लगाया, यहाँ पे फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा दिया है। इसमें जो है जिगजैग जो है नलियां होती है। इसका फायदा ये होता है कि ए और बी दोनों ही वेपर बनेंगे, दोनों ही यहाँ से यहाँ जाएंगे। इनका रूट थोड़ा लंबा हो रहा है, आने वाला जो है टेढ़ा मेढ़ा अपना रास्ता है, इनका रूट लंबा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो जो है ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, तो वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब ए और बी में से दोनों वेपर बनेंगे सही, लेकिन यहाँ पहुंचेगा केवल ए। बी वाला जो है रास्ते में इतना रास्ता घुमावदार है, तो ऊपर जाने का रास्ता इतना बढ़ जाएगा, तो वो बी चाहते पहुंचते पहुंचते यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, वो नीचे आके जो है आगे यहाँ पे इस फ्लास्क में आ जाएगी। जब ए पहुंचेगी तो यहाँ ए पहुंचने के बाद यहाँ ठंडी होने के बाद जो है यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो फ्रैक्शनिंग कॉलम में ये कॉलम जो होता है उसका काम ये होता है कि रूट को लंबा करना, ताकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो यहीं ठंडी हो जाए। फ्रैक्शनिंग कॉलम जो है बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। एक और है जिसमें जिसमें मैंने कहा कि इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है। एक आपका ऐसा हो सकता है कॉलम
इसके अंदर अपने कंजे होते हैं, कंजे, जो ग्लास, जो आपके ग्लास की जो है स्मॉल स्मॉल बॉल्स होती है, और वो यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे जो वेपर आएगी तो ऊपर जाने का रास्ता जो होगा उसमें हर्डल्स है, तो उसका रूट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगेन उसके अंदर जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो कंडेंस हो जाएगी। तो ऐसे बहुत 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 ज्यादा तरीके से जो है यहाँ पर आपका फ्रैक्शन कॉलम होते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में अंतर क्या है? ये पूछा जा जाता है। डिस्टिलेशन में तब यूज करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम ज्यादा हो, और फ्रैक्शन कॉलम डिस्टिलेशन में जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम हो तब इसको यूज करते हैं। क्या आपको ये बात की हो रही है? अब आने वाले दो जो केस हैं उसको मैं थोड़ा सा यही वर्बली बता देता हूँ बच्चों। कोई भी किसी भी कंपाउंड का, अब आने वाली दो टेक्निक है उसको मैं सीधा बता रहा हूँ तो सुनो एक बार। जब भी किसी कंपाउंड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो कंपाउंड क्या होता है? बॉइलिंग शुरू होता है। अरे हाँ है ना? किसी कंपाउंड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो कंपाउंड क्या होता है? बॉइल होना शुरू होता है। क्या ये आप जानते हैं? अब क्या दिक्कत है, क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक जाने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक उनको अगर बॉईल करें, आप हीटिंग दें तो उस हीटिंग पर वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उनको बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल कैसे करें? तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्निक ले रहा हूँ, दो टेक्निक का सहारा लेंगे हम लोग। वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा रहा हूँ। मुश्किल ये आ रही है कि कुछ कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल कैसे करें? दो टेक्निक है। पहली टेक्निक यहाँ काम करती है, अगर किसी कंपाउंड के वेपर प्रेशर में मैं स्टीम को एड ऑन कर दूं, स्टीम का प्रेशर भी एड ऑन कर दूं, तो अब उस कंपाउंड का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जल्दी से वो यहाँ पहुंचेगा और वो कंपाउंड बॉईल होना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे किसका प्रेशर एड ऑन किया? स्टीम का। तो यहाँ से जो है वो जल्दी प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो कंपाउंड बॉईल हो जाएगा, पहले ही बॉईल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा काम, अगर मैं एटमोसफेयर प्रेशर को ही कम कर दूं, मैं 0.7 कर दूं, तो ये जो गैप है ये गैप कम हो जाएगा, तो ये यहाँ से जल्दी पहुंच जाएगा। मैंने क्या कर दिया? प्रेशर कम कर दिया, 0.7 कर दिया। कितना कर दिया? 0.7 आउटर प्रेशर, एटमोसफेयर प्रेशर कम कर दिया। तो कैसे होगा? तो क्या हो, यहाँ जल्दी पहुंचेगा, यहाँ पे वो कंपाउंड जल्दी बोल हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक को हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसमें हमने कैसे किया है। नेक्स्ट। जो बच्चे ऑनलाइन है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। ना देखिए तक, यहाँ पे जो फ्लास्क ले रखा है इसके अंदर एक एनिलीन है। एनिलीन के अंदर लेट से मैंने कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब दिक्कत ये एनिलीन जो है, दिक्कत सुनना पहले तो, ये एनिलीन जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका 90 है, ये 90 तक गर्म करेंगे अपन, तो उस हीट में ये एनिलीन जो है डिकम्पोज हो जाता है। ठीक। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया हमने?
यहाँ से स्टीम पास की, क्या पास करी हमने, स्टीम पास करी। तो स्टीम जब यहाँ जाएगी तो स्टीम का अब मैंने क्या स्टीम जो है इंक्लूड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, स्टीम यहाँ पर है। अब मैं इस फ्लास्क को 50 पे ही हिट कर रहा हूँ। कितने पे हिट कर रहा हूँ, 50 पर। तो 50 पर थोड़ी बहुत एनिलीन की वेपर बनेगी कि नहीं बनेगी, 50 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन की थोड़ी बहुत वेपर बनेगी। और साथ साथ में यहाँ पे स्टीम भी है। तो ये स्टीम और एनिलीन की वेपर दोनों मिलकर जो है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएंगे। तो उसके ठीक समय एनिलीन जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनिलीन का वेपर प्रेशर बढ़ा दिया। एनिलीन का वेपर प्रेशर मैंने कैसे बढ़ाया, स्टीम को यहाँ पे मैंने इसको स्टीम को इंक्लूड कर दिया। तो इस कंडीशन पे आप राउल्ट्स का लॉ पढ़ते हो, राउल्ट्स का लॉ, कि अगर दो कंपोनेंट का प्रेशर अगर साथ में कर दें तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये आपने पढ़ रखा है। ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का प्रेशर को मिक्स कर दें तो जो है ओवरऑल जो होता है वो बढ़ जाता है। हालांकि डिपेंड करता है वो मोल फ्रैक्शन पे। अरे हाँ है ना। तो अब ये हमने स्टीम और एनिलीन दोनों को यहाँ मिक्स कर दिया तो इसका बढ़ गया प्रेशर ज्यादा, और ये प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये अब जो है कम टेम्परेचर पे ही 1 एटमॉस्फेयर के नजदीक पहुंच जाएगा और ये एनिलीन जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये एनिलीन जो 90 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक हो रही थी, डीकम्पोज हो रही थी, वो 50 डिग्री पर अब यहाँ पर जो है उबल जाएगी, बॉयल हो जाएगी। अब ये ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो फायदा ये रहेगा कि हमारा कम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इससे फायदा ये रहेगा कि वो उसका डिस्टिलेशन, उसका सेपरेशन आसान हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन ये हो गया खत्म। स्टीम डिस्टिलेशन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि ये एनिलीन स्टीम के साथ वोलेटाइल होना चाहिए। स्टीम वोलेटाइल पहली शर्त। इसका मतलब ये होता है कि एनिलीन जो है स्टीम के साथ खुद वेपर बनाना चाहिए। कई लोग ऐसे, कई कंपाउंड ऐसे होंगे जो स्टीम के साथ वोलेटाइल नहीं होंगे। मान लो कोई हार्ड चीज रख दी, ऐसा सॉलिड रख दिया, वो बॉयल ही नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। स्टीम वोलेटाइल का मतलब हुआ कि स्टीम के साथ वो वोलेटाइल या वेपराइज हो सकती हो। और दूसरा है वो इनसोल्यूबल होना चाहिए इन वाटर। अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जो खुद पानी में सोल्यूबल है, तो पानी और एनिलीन दोनों ही यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दोनों जो है, अगर सपोज ये पानी में सोल्यूबल होगा तो फिर यहाँ पे इसको आप सेपरेट करके करोगे क्या, उसको आपको अगेन सेपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए दो शर्तें हैं कि पानी के साथ वो इंसोल्यूबल हो, नॉन रिएक्टिव हो विद वाटर, और स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी किसी में है तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का सहारा ले सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसको जूम करना है इसको, इसका नाम है, हाँ बस ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो ये है कि आपने अगर सुना हो पहाड़ों पर या हिली एरियाज में पानी जल्दी बॉइल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो उससे क्या होगा, तो पानी का वेपर प्रेशर जल्दी वहां पहुंच जाएगा, कम हीटिंग पे ही पहुंच जाएगा, पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा, हाँ या ना। इसी वजह से वहां खाना लेट पकता है। वो रीजन क्या है कि जितनी हीट चाहिए वो हो ही नहीं पाएगी, पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लिया गया है यहाँ पर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसमें सब कुछ सेम है, जो डिस्टिलेशन पढ़ा आपने सेम है। वही यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, वही यहाँ पर कंडेंसर है। बस यहाँ पे जो ये जो फ्लास्क है स्टोव वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा वैक्यूम पंप होता है। तो वैक्यूम पंप से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ऊपर अपना मैनोमीटर है, प्रेशर को हम लोग जो है यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। लेट से मैंने कहा यहाँ पर हम इतना प्रेशर कर देते हैं, ओनली 1.7 एटमोस्फियर। क्या है, 0.7 एटमोस्फियर। तो यहाँ इस फ्लास्क से लगाकर यहाँ तक का प्रेशर हो गया 1.7। क्या हो गया, 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। जो पहले 1 एटमोस्फियर था हो गया 0.7, जैसे एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया, यहाँ पे हीट करना शुरू किया। अब इसकी बनेगी वेपर्स बनेगी। ये वेपर्स प्रेशर यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है इसके अंदर देखा जाए तो पूरा जो प्रेशर है 0.7 है। तो जैसे ही यहाँ का वेपर प्रेशर पहुंचेगा 0.7, ये कंपाउंड जो होगा वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मान लो अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड रखा हुआ है, वो बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर बॉइल होना शुरू हो जाएगा तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये रिड्यूस प्रेशर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? स्टीम डिस्टिलेशन
और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इन दोनों टेक्निक को कब यूज करते हैं? जब कोई कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक होने पर वो डिकम्पोज होता है, तब यूज करते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? नाउ अब इसके अंदर जो कुछ जो मैंने बोला वो सब थ्योरी यहाँ पर दे रखी है, मैंने इसको पॉइंट्स को जो है मेन जो है एनसीईआरटी की जो बातें हैं वो मैंने लिख दी है, इसको रीड करना है, बाद में अभी नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन जो आ रखा है वो क्या रखा है? नेक्स्ट नेक्स्ट दो सेट के बाद क्वेश्चन है, बस धीरे धीरे। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें रुक जाओ, बस बस बस, एक क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा पढ़ा पढ़ करिए। स्टीम डिस्टिलेशन किन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन का सार है। ये दो शर्तें हैं, पहला तो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। स्टीम वोलेटाइल मतलब ये स्टीम के साथ वो खुद वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब वेपर बनने चाहिए। कई लोग कई कंपाउंड क्या होंगे उस स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। मैं बताऊं कैसे। मान लो अगर आपने ऐसा कंपाउंड ले लिया CH3 CH2, यहाँ ले लिया आपने CH और ये ले लिया Br। अब आपने स्टीम दे दी इसके अंदर, इसको ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाएगा। कभी आपने सुना SN1 रिएक्शन? ये है पानी PPA से, पानी यहाँ पे आग लगाएगा, क्या ये बॉन्ड तोड़ देगा? यहाँ कैटायन बनेगा और पानी के यहीं आपका ये OH भी चिपक जाएगा, तो कंपाउंड जो है ऐसा बन जाएगा। अरे हाँ, है ना, एल्कोहल बना देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के साथ कोई रिएक्शन कर जाएगा तो हम लोग उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इस उम्मीद में आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर जो अंतिम कैटेगरी है, मतलब जो इसका आंसर भी था, हाँ यहाँ पर। अब एक जो टेक्निक है इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद क्रोमेटोग्राफी, उससे पहले डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन नाम थोड़ा इसका जो है टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसका काम बड़ा आसान है। एक फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क के अंदर जो है नीचे एक टैप है। अब इसमें कहानी है क्या वो मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर अगर लेट से आपने सैंपल लिया है, वाटर प्लस आपने ले रखा है, यहाँ पर वाटर प्लस आपने ले रखा है बेंजीन। क्या ले रखा है आपने? वाटर प्लस बेंजीन। वाटर और बेंजीन आपस में सोल्यूबल नहीं होते हैं, और आपको ये टास्क दिया कि इनको अलग अलग करना है। तो आपने क्या किया, ऊपर से भर दिया आपने ऑयल। क्या भर दिया? ऑयल। ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन ऑयल में सोल्यूबल है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में सोल्यूबल होता है। ये सुन रखा है आपने? तो ऑयल के फिलअप होने से आपने ऑयल फिलअप कर दिया, ठीक है, और पानी और ऑयल का कोई जो है कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन पानी से जो बेंजीन होगा वो ऊपर जाएगा धीरे धीरे, और वो ऑयल में जाके सोल्यूबल हो जाएगा। उससे फायदा क्या रहेगा कि धीरे धीरे करते 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 क्या है, पानी से जितना आपका बेंजीन था वो जाके उस ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा। फिर आप नीचे की टैप खोलकर पानी को अलग कर देंगे, ऑयल और बेंजीन को आप यूज कर सकते हैं। ऑयल बेसिकली रिएक्शन करता नहीं है, तो वो सारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम बेंजीन के यहाँ पे ले सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो ये जो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये जो आपका ये जो फ्लास्क है, ये क्वेश्चन 2 साल पहले जेई में कहीं याद रखा है कि ये फ्लास्क दे रखा है, वो पूछा गया था कि ये फ्लास्क कौन सी टेक्निक में यूज करते हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। हाँ, तो ये पता होना चाहिए भाई है क्या, कहानी है क्या। मामला आसान है ना ये तो, ठीक है ना। बात करते हैं इसके बाद। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि आपको वो लाइक डिजोल्व लाइक सॉल्वेंट वाली कहानी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, अगर पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, ऑर्गेनिक वाला है तो ऑर्गेनिक में। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। नेक्स्ट देखो, अब आता है क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी सबसे, अगर मैं कहूँ कि लैंग्वेज जो अगर टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है एनसीईआरटी में, वो है क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी को अपन ये लैंग्वेज जो है मैं सब कुछ सिखाऊंगा अभी आपको, और बहुत डायग्राम से क्या आपको समझ में आएगा, फील आएगा। अपने सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी जो रखी है, पहली बात तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे हम किसी भी कंपोनेंट को बड़ी प्रिसाइजली अलग अलग कर सकते हैं। अमाइनो एसिड का सेपरेशन, पिगमेंट्स का सेपरेशन, बहुत सारे कंपाउंड का सेपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी अपने सिलेबस में 2 कैटेगरी बना रखी है। एक तो है आपका एड्सॉर्प्शन और दूसरा है पार्टीशन।
बोलना पड़ेगा आपको, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। एड्जॉर्प्शन के दो टाइप हैं, एक तो कॉलम और आपका है एक थिन लेयर, एक कॉलम एक थिन लेयर। पार्टीशन का एक ही है, वो उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इसका? पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके अंदर। एड्जॉर्प अपने सिलेबस में दो क्रोमेटोग्राफी की बात की गई है, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। एड्जॉर्प्शन के दो टाइप हैं, एक तो है कॉलम और एक है थिन लेयर। ये दोनों क्या होती है ये समझते हैं, उसके बाद फिर पार्टीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये जो आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये मैं खुद उसे डायग्राम में कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ना, पहले बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन के दो टाइप हैं, कॉलम और थिन लेयर। पहले समझते हैं कॉलम, फिर मैं आपको थिन लेयर समझाऊंगा, फिर मुझे आप बताएंगे दोनों में अंतर क्या था। शुरुआत करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में पिपेट और ब्यूरेट देखे होंगे, नहीं देखा है आपने कभी? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। एक एक पूरी एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके नीचे टेप लगी होती है ना, लंबी सी ट्यूब आपके होती है। ये होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट जो है खाली जो है, इसके अंदर आप सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे होती है टैब होती है, ठीक है, बड़ी एक लंबी सी होती है, ठीक है। टाइट्रेशन में काफी यूज करते हैं उसको, टाइट्रेशन का नाम तो सुना होगा बच्चे। तो टाइट्रेशन में सॉरी मेन तो है आपका यही है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग फिलअप करते हैं सिलिका या एल्यूमिना। क्या करते हैं फिलअप? सिलिका एल्यूमिना। तो यहां से लाकर हमने क्या फिलअप, पहले फिलअप किया सिलिका एल्यूमिना। बच्चों सिलिका या एल्यूमिना एक एड्जॉर्बेंट है। क्या है? एड्जॉर्बेंट है। अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे जो है अच्छे एड्जॉर्बेंट है अपने आसपास। एक फॉर एग्जांपल, एक तो है चौक का पाउडर। किसका पाउडर? चौक का पाउडर। इवन दो आप कोई भी चाहे गेहूं का आटा हो जाए या फिर जो है कोई भी आपका जो अन्न है उसका आटा ले लें, तो वो भी आपका जो है एज एड्जॉर्बेंट की काम कर सकता है। एक और सबसे अच्छा है नारियल के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर। नारियल समझते हैं आप? तो उसके अंदर उसका जो छिलका होता है उसका पाउडर होता है, वो भी अच्छा एड्जॉर्बेंट है। नो एड्जॉर्बेंट आप पता है आपको सरफेस फिनोमेना होता है, क्या ये बात जानते हैं? अब इस ब्यूरेट में आपने इस कांच की ट्यूब के अंदर आपने एक सिलिका एल्यूमिना का यहाँ पे पाउडर फिलअप कर दिया। बच्चों इस पाउडर के दानों की साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो नीचे से वो निकलते नहीं है। तो जब निकलते नहीं है, चाहे इसको ओपन करें या क्लोज करें, तो आपको वो निकलेंगे नहीं। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो पाउडर है या फिर सिलिका या एल्यूमिना है, वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली पड़ा रहेगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है स्टेशनरी फेज। क्या नाम दे रखा है? स्टेशनरी फेज बोलना पड़ेगा आपको। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है कि वो रुका हुआ है, वो अब एक ही जगह रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है यहाँ से? क्योंकि उसके पार्टिकल की साइज जो है थोड़ी बड़ी है, नीचे से निकलेंगे नहीं, ठीक। आपने इसके ऊपर रख दिया, यहाँ पर एक सैंपल रखा हुआ है, ये जो है आपका यहाँ पर रखा है आपने, यहाँ पर एक्स और वाई का सैंपल रखा है, यहाँ पे सैंपल रख दिया, आपको एक्स और वाई को अलग अलग करना है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर डाला आपने सॉल्वेंट। क्या डाला आपने? सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट होता है, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो है ऊपर से डाल रहे हैं आप, तो ये सॉल्वेंट यहाँ से धीरे धीरे जो है बहता हुआ जो है नीचे आपका आ जाएगा। सिंस ये सॉल्वेंट बहता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका एक और नाम है मोबाइल फेज। क्या नाम है? मोबाइल फेज या फिर मूविंग फेज। इसका एक नाम है एल्यूएंट। क्या नाम है इसका? एल्यूएंट। अब इसमें खास बात क्या होती है, जब यह सॉल्वेंट ऊपर से जब नीचे आएगा, तो एक्स और वाई को भी अपने साथ नीचे लेके आएगा, बहता हुआ लेके आएगा। अब एक्स अगर यहाँ पर सिलिका के साथ फ्रेंडशिप कर ले या उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाए, तो एक्स यहीं रुक जाएगा और वाई जो होगा वो यहाँ से यहाँ नीचे बहता हुआ आ जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स और वाई में से जो अच्छा एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर रह जाएगा, और वाई जो होगा वो बहता हुआ धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा। तो इस डायग्राम में मैंने बता रखा कि एक्स यहीं रुक गया है, वाई नीचे आ चुका है, वाई नीचे आ चुका है। तो ये काम हम लोगों ने किया है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यही आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, यानी यही आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें कितनी फेज थी? क्वेश्चन देखो कहा था, कौन सी फेज थी? स्टेटमेंट आते हैं, कितनी स्टेटमेंट थी? दो फेज थी। एक तो स्टेशनरी जो रुकी हुई थी, एक थी मूविंग, उसका नाम था मोबाइल फेज। अरे हाँ है ना। ना 100। अब क्या होता है, आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा ABCOD ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। अब मान ले वो कहेगा इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर डी जो है सबसे कम एड्सॉर्ब हो रहा है और ए सबसे हाईएस्ट, मतलब ABCD में से
अगर मैं क्वेश्चन ऐसा आपका आएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका जो है मोर एब्जॉर्ब होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है आपका ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी डी जो है हो रहे हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन रेट ये है, कौन सबसे पहले बाहर आएगा? डी वाला आएगा। वो कुछ डाटा जैसे देगा, डाटा से आप देखो कि किसका सबसे कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो पहले आपका आएगा, ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें स्टेटमेंट आते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है एल्यूएंट, ये आंसर ने मेंशन किया है लेकिन उसको समझाया नहीं उसने, या फिर अलग अलग उसको नाम दे दिया उसने। एल्यूएंट को हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि एल्यूएंट है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट जी, सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो नीचे कैसे आएगा? हाँ, एक मिनट, ये आपका यहां से यहां तक है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। आपने यहाँ सैंपल रख दिया, आपने अपने सैंपल जो रख दिया आपने यहाँ पर रख दिया एक्स प्लस वाई रख दिया, ठीक है। अब ये एक्स प्लस वाई यहाँ रखा हुआ है, तो ये कैसे नीचे आएगा? जब तक मोबाइल फेज नहीं होगा तो नीचे कैसे आएगा? तो मोबाइल फेज का काम होता है कि स्पीडली जो है यहाँ से इसको जो है यहाँ से जो है वो यहाँ से वो बहता वो नीचे आए, और यहाँ पर जो है वाई को नीचे लेके आ जाए। अब सुना कहानी क्या है। एल्यूएंट जो था वो था आपका सॉल्वेंट। क्या था आपका? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का काम क्या है? ऊपर से बहकर नीचे आना। क्या काम है एल्यूएंट का? तो वे नीचे आना। अब ये एल्यूएंट अपने साथ नीचे किसको लेके आ रहा है? एक्स तो मान लो एक्स जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, क्या वाई को लेके आ रहा है? तो यहाँ पर जो है वाई प्लस सॉल्वेंट जो था आपका, इसको एक नाम दिया गया है, वो है आपका है एल्यूएट। क्या नाम दे रखा है? एल्यूएट। ऊपर है एल्यूएंट और नीचे है एल्यूएट। एल्यूएट का मतलब होता है सॉल्वेंट तो है, ये साथ साथ में वाई भी है। क्या आपको ये समझ में आया? तो एल्यूएंट बोलो या फिर मूविंग फेज बोलो या फिर बोलो आपका जो है यहाँ पर बोलेंगे इसके अंदर मोबाइल फेज, तो तीनों का मतलब सेम है। इस मोबाइल फेज का काम होता है कि ऊपर से मैंने तो अभी तो एक्स और वाई रखा हुआ है। अगर 5-6 कंपोनेंट कर दूं तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में हो सकता है कि बहुत स्पीड धीरे धीरे हो, जब तक आप सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो पाएगा। नाउ ये हो गया आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है उसका नाम है टीएलसी। नाउ टीएलसी, टीएल्स एक्चुअली क्या है? ये क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ेंगे ना पैराग्राफ में तो आपको हमेशा टफ लगेगा, जबकि डायग्राम से आप देखेंगे तो ये बहुत जल्दी कवर होता है और याद रहता है। बच्चों टीएलसी का नाम होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूंगा, कॉलम का और यहाँ पर। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एक ग्लास की एक जो है प्लेट होती है। अगर आपने ब्लड डोनेट किया हो तो आपकी जो है ब्लड की एक ड्रॉप जो है ग्लास प्लेट रखता है, इतनी सी प्लेट होती है, तो ग्लास प्लेट होती है इतनी सी। अब इस प्लेट को आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इस प्लेट पर कोटिंग करी है सिलिका की। किसकी कोटिंग करी है? सिलिका की कोटिंग कर दी आपने, इसके ऊपर लेप लगा दिया इसके ऊपर, ठीक। और अब सिलिका की कोटिंग हम लोगों ने कर दी है, पतली सी कोटिंग हो चुकी है। अब इसके यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है एक सैंपल जो है यहाँ पे सैंपल की लगा दी ड्रॉप। सैंपल में हमने कहा लेट से अपने यहाँ पर अपने एक्स और वाई दोनों लगा दिए, ठीक। आपने ग्लास प्लेट ली, उस पर सिलिका की कोटिंग करी, सैंपल लगा दिया एक्स और वाई। अब इस प्लेट को आप एक बीकर में रखते हो, बीकर में जो है ऑलरेडी नीचे जो है आपका सॉल्वेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सॉल्वेंट। अब आप रखेंगे और फिर आप दूर से ध्यान से देखोगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे करते करते ये सॉल्वेंट जो होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से धीरे धीरे जाएगा ऊपर की तरफ, जाएगा ऊपर की तरफ जाकर चढ़ेगा इसके अंदर। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव अप करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो सैंपल के साथ इंटरेक्शन करते हुए जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब उसके साथ में उसको भी जो है ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब सैंपल में एक्स और वाई हैं, मान लेते हैं हम लोग कि एक्स सिलिका के पार्टिकल्स पर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एक्स नीचे रह जाएगा, वाई धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एक्स नीचे क्यों रह गया, वाई ऊपर कैसे चला गया? एक्स जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया, फ्रेंडशिप कर लेगा सिलिका के साथ में, और वाई जो होगा वो सोलन के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? यही यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कंपोनेंट के फॉर्म। अब ये हो गया आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई। मुझे बताओ कॉलम और एब्जॉर्प्शन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी में अंतर क्या है? दोनों में ही एब्जॉर्प्शन हुआ है, अंतर क्या है? हाँ बिल्कुल, जो आप समझे वही है।
उसमें सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ गया है, बस यही अंतर है। बाकी है पूरा सारा गेम वही है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है दोनों के अंदर, और जो एडजॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है वो नीचे रह जाएगा, और जो आपका जो भी एडजॉर्प्शन होगा जिसका ज्यादा होगा वो उसी में रह जाएगा। वाई जो है यहाँ पे मूव अप कर जाएगा, उसके अंदर वाई जो है मूव डाउन कर रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म है, उस टर्म का नाम है आर एफ वैल्यू। अब आर एफ वैल्यू का जिक्र, अच्छा एक मिनट, ये जो मैं चल रहा हूँ इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है, आंसर ने घुमा फिरा के लिखा है उसको। इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं जो थ्योरी में है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं सारी सारी कहानी यही है कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, स्टेटमेंट आपका आता है कि यहाँ मैक मार्क कर देगा कि ये इस प्लेट पर जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एडजॉर्प्शन यहाँ पर है, ये एडजॉर्पेंट यहाँ पर है, ये आपका सैंपल है, और ये आपका सॉरी ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सैंपल है। उसमें अगर दो पार्टिकल हैं, आपको हो सकता है कुछ कलर देते हैं यहाँ पर, कलर देते हैं यहाँ पर, लेट से मैंने कहा आपका इसके अंदर यहाँ पर एक प्लेट दे दे, उसके अंदर उसमें रेड है, ब्लू है, येलो है और आपका ग्रीन है, और वो कुछ वहां पूछेगा कि किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, जो नीचे रह गया है वो जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना। तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि सीएलसी में है क्या, क्वेश्चन कैसे आप कहते हैं। अब एक चीज इसमें दे रखी है, आरएफ वैल्यू की बात कर रखी है। अरे आरएफ वैल्यू है क्या, तो एक इंसिडेंट उसका दिया फॉर्मूला, और फॉर्मूला समझ में नहीं आता कि है क्या, हम उसका एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। नेक्स्ट। नाउ मैंने कहा आरएफ वैल्यू, बच्चों आरएफ वैल्यू का मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर उसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं, हम उसके वैल्यू को, उसके फॉर्मूले को इस एग्जांपल समझते हैं। एक प्लेट ले रखी है मैंने, यहाँ पर जो है सैंपल है, इस सैंपल से इस सैंपल को रखा सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट यहाँ से चढ़ के वो यहाँ तक पहुंच गया। मान लो मैंने कहा सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मैं ए ओ बी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक जो है मूव अप किया है उसने, तो हमने 10 सेंटीमीटर तक वो उसने ट्रेवल किया है। अपने साथ में वो ए कंपोनेंट को यहाँ तक लेके गया है, तो ए ने ट्रेवल किया है 4 सेंटीमीटर, बी ने ट्रेवल किया है 8 सेंटीमीटर। तो अब मैं ए की आर एफ वैल्यू पता करूंगा, रिटार्डेशन फैक्टर पता करूंगा, तो वो आएगी 4/10। कितनी आएगी बताओ, बी की कितनी आएगी, 8/10। अरे हाँ है ना, ये आर एफ वैल्यू आ गई। अब बताओ आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो वो रट्टा मारोगे, उससे अच्छा एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है, इन दोनों, अच्छा ए और बी में से किसकी आर एफ वैल्यू ज्यादा थी, बी की ज्यादा थी। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेटमेंट में आता है हाई आर एफ वैल्यू लेस एब्जॉर्प्शन, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो आर एफ वैल्यू को अगर आपने समझा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट कभी भी आप जो है ट्रू फॉल्स को नहीं बता सकते हो। तो बच्चों जिसकी आर एफ वैल्यू ज्यादा होती है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, ये पता लगता है हमें कि अब क्या करेगा, तीन एबीसी तीन कंपोनेंट दे देगा, तीनों के आर एफ वैल्यू को डाटा बता देगा, और बता देगा कि बताओ कि इसके अंदर जो है ये जो आपका ग्लास प्लेट है उसमें किसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। जिसकी आर एफ वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी आर एफ वैल्यू सबसे कम होगी वो नीचे रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई लोग समझ में आ रहा होगा। आर एफ वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होती है, रिटार्डेशन फैक्टर। ना ये पूरा आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो चुका है। अब बात करते हैं हम पार्टीशन की, पार्टीशन में बात करेंगे, पेपर की बात करेंगे, वो एक ही एग्जांपल है। आप परेशान हो रहे हो, हमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, हम यहाँ पढ़ने के मूड में बैठे हुए, बाहर वाले लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए, क्या इनको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं इनको। चलिए, चलिए वो जा चुके हैं, वो समझ गए कि आप लोग भरे हुए बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, ये क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप थे, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। कितने टाइप थे, दो, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। सुनना है पूछूंगा बाद में ये। पार्टीशन एड्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं, एड्जॉर्प्शन के दो ही उसमें सब टाइप थे, वो है आपका कॉलम और टीएलसी। टीएलसी का फुल फॉर्म क्या था,
थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्यों बोला हमने? क्योंकि उसमें प्लेट पर पतली सी परत लगाते, कोटिंग करते हैं हम लोग, अब क्या, सिलिका की। अब बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये है पार्टीशन। मैं इसको पूरा बताता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। ये अभी आपने जो सीखा टीएलसी, ये हूबहू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब सेम कैसे? कि इसमें हम लोग, वहां पे हमने लिया था एक ग्लास प्लेट ली थी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक पेपर, लेते हैं एक पेपर होता है। ये पेपर जो होता है सेलुलोज पेपर होता है, सेलुलोज का पेपर होता है, या फिर इसका एक और नाम होता है क्रोमेटोग्राफ पेपर। क्या नाम होता है? क्रोमेटोग्राफ पेपर। ये नॉर्मल पेपर नहीं है, एक स्पेशल पेपर है। इसमें थोड़े से पोर होते हैं। उस पोर में क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। पानी जो होता है इसमें जो है, इन पोर्स में जो है पहले से ही रहता है। तो ये खास किस्म के एक पेपर होते हैं, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं और उसमें पानी रहता है। अब होता क्या है कि आप इसके अंदर, इसके यहाँ पर एक साइड के अंदर, यहाँ पर एक जो है सैंपल, तो ये सैंपल में आपने क्या किया, अगेन यहाँ पर एक्स और वाई रख दिया, एक्स और वाई यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक क्रोमेटोग्राफ पेपर है, इट इज पेपर या सेलुलोज पेपर है। इसमें ऑलरेडी जो है कुछ पोर होते हैं, उसमें पानी ऑलरेडी होता है। अब ये इस पेपर के पे आपने एक सैंपल की ड्रॉप लगा दी और एक्स और वाई उसमें है। अब इसी को आप डालते हैं एक बीकर में। बीकर में जो है सॉल्वेंट रखा हुआ है। कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है सॉल्वेंट जो होता है वो यहाँ से जो है ट्रेवल करेगा। जब ये सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा तो ये सॉल्वेंट एक्स और वाई को ये कहेगा कि तुम में से जो भी पानी के साथ फ्रेंडशिप करेगा वो पेपर में रह जाएंगे, जो इस पानी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे वो सब जो है सॉल्वेंट के साथ जो है ऊपर की तरफ जो है मूव अप करेंगे। सॉल्वेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि इस पेपर में पानी है, पानी में जो एच बॉन्डिंग बनाएंगे वो, मान लो एक्स जो है वो यहाँ पे पानी के साथ एच बॉन्डिंग बना रहा है, तो एक्स तो नीचे रह जाएगा, वाई जो होगा सॉल्वेंट के साथ मूव अप करेगा। अरे हाँ है ना? तो वो चॉइस दे रहा है। यहाँ का सॉल्वेंट जो होता है वो चॉइस दे रहा है कि जिसको जिसको जो है पानी के साथ फ्रेंडशिप करनी वो पानी के साथ फ्रेंडशिप करे, जिसको सॉल्वेंट के साथ फ्रेंडशिप करनी वो आपका मूव अप कर जाएगा। इंडिया का पार्टीशन कब हुआ था? 1947 में। पार्टीशन जब हुआ था तो लोगों को चॉइस दी गई थी कि जो जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रुकें, जो जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाएं। तो चॉइस दी गई थी पार्टीशन के समय। तो जब चॉइस, जो लोग मूव ऑन कर गए तो उस कंडीशन में हो गया, पार्टीशन हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्वेंट जो है कोई चॉइस दे रहा है। चॉइस देने पर होगा ये कि अगर एक्स जो है, यहाँ पर एक्स जो है अगर पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है तो वो नीचे रह जाएगा, और वाई जो है ऊपर चला जाएगा। तो उस कंडीशन पे एक्स और वाई दोनों में हो जाएगा पार्टीशन। पार्टीशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही इस कहानी का या इस क्रोमेटोग्राफी का जो है जो मेन फिलोसफी है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर ये पार्टीशन खत्म हो चुका है, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एक खास बात वो ये है कि यहाँ पर इसके अंदर एक जो शब्द है, जैसा कि हमने कहा टीएलसी, और हमने कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जा रहा होता है, उसमें सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जा रहा होता है। अंतर क्या है? यहाँ पर जो, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये बताओ यहाँ पर स्टेशनरी फेज कौन सी है? स्टेशनरी फेज था पेपर, पेपर में रखा हुआ पानी। अरे हाँ है ना? वो स्टेशनरी फेज थी। वहां पर स्टेशनरी फेज क्या थी? ग्लास पे रखा हुआ सिलिका का पाउडर। अरे हाँ है ना? यही अंतर है। पर बाकी बाकी सब कुछ सेम है। सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, वहां पे सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था। क्या ये आपको समझ में आपको आया? नेक्स्ट स्लाइड। ये पढ़िए एक बार इसको आप। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? देखो ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, जितना डायग्राम एनसीईआरटी में उतना बढ़िया से दे नहीं रखा है। तो ये आपको जो थ्योरी में बता रहा हूँ, तो ये थ्योरी को एक बार जाके जो है बढ़िया से जो है एक बार स्टोर कर लेना और पढ़ लेना है इसको। पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ना। नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो बात, जो मसाला है वो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका जो है पूरा प्यूरिफिकेशन होता है खत्म। इसके बाद दो चीज बच जाती है, एक है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दोनों है क्या आपस में? तो पहले तो हम समझते हैं क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। ना रुको रुको, मतलब समझते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस,
उसके ठीक 2-3 स्लाइड के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी शुरू होगा। क्वालिटेटिव, मान लीजिए कि आप बन जाते हैं साइंटिस्ट। क्या बन जाते हैं? आपने एक कंपाउंड का डिस्कवर किया। अब उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं, सल्फर है या नहीं, हेलोजन है या नहीं, मतलब किसी कोई एलिमेंट है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को आप पता लगाते हो, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी चेक कर रहे हो। आप क्या चेक कर रहे हो? क्वालिटी चेक कर रहे हो। जब आप क्वालिटी चेक कर लेते हो, मान लो आपने पता लगाया कि उसमें हेलोजन है, तो आपने ये अभी जो पता लगाया वो है आपका क्वालिटी चेक करिए आपने। दूसरा हम करेंगे क्वांटिटी चेक। क्या चेक करेंगे? क्वांटिटी, कि हेलोजन है तो कितना है। तो उस क्वांटिटी को चेक करेंगे, तो उसका नाम होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटी का बीच में फर्क समझ आ रहा है? ठीक है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते कैसे हैं, तो उसका जो है बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे करते हैं नेक्स्ट में। नाउ यहाँ पर हम चेक कैसे करते हैं? हम बनाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, या इसका नाम होता है लेसाने सॉल्यूशन। क्या नाम होता है? लेसाने सॉल्यूशन। यहाँ पर लेसाने सॉल्यूशन और सोडा एक्सट्रैक्ट है क्या? देखो दिक्कत क्या आती है, मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 Cl, ठीक। आपने यहाँ पर लेट से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो AgNO3 से, AgNO3 से रिएक्शन करवाते हो, और आप ये सोच रहे हो कि AgCl का यहाँ पर बनेगा PPT। क्या बनेगा? PPT। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर Cl जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। मतलब आपको ये अभी फिलहाल नहीं पता है, आप Cl का टेस्ट करना चाहते हो, तो क्या करूंगा, डालूंगे AgNO3। एक पंच लाइन थी, सिल्वर का पुराना याद आना है हेलोजन के साथ में, अरे है ना। तो AgCl का PPT बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा, मतलब आप लेबोरेटरी में खटाक से चेक नहीं कर पाओगे। तो करते क्या है हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे टूटेंगे। तो इसकी रिएक्शन करते हो आप सोडियम से। क्या करते हो? मतलब सोडियम के साथ इसको खूब हीट करते हो। आप हीट कर रहे हो, यहाँ पर बहुत भरपूर हीट कर रहे हो, इतना हीट कर रहे हो कि ये पूरा मॉलिक्यूल टूट जाए। इसको मतलब इतना हीट करते हैं कि वो पूरी टेस्ट जो है रेड होनी चाहिए, रेड हॉट होनी चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम इसका कर रहे हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे आप जब करते हो तो होता क्या है, यहाँ हीटिंग करने पर सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे बॉन्ड टूटेंगे। अब मान लीजिए ये Na जो है वो Cl के साथ बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये प्लस है माइनस है, ये आयनिक बॉन्ड है, ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अगर अब यहाँ पे आप AgNO3 डालेंगे, अब यहाँ पे अगर इसके अंदर AgNO3 यहाँ पर आप डालेंगे, तो उस कंडीशन में AgCl का PPT जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो ये जो आपने काम किया है, यही आपका लेसन सॉल्यूशन का काम है, यही सोडा एक्स्ट्रा काम है। सोडियम के साथ आपने उसको फ्यूजन कर रखा है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में चेंज करना, कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में चेंज करने की कहानी को ही हम बोलते हैं लेसन सॉल्यूशन या फिर सोडा एक्सट्रैक्ट। उससे फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो टेस्ट जो होंगे वो जल्दी आपके आ जाएंगे, केमिकल टेस्ट जल्दी आ जाएंगे। किसी सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन है, तो NaCN बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है ना। सल्फर Na2S बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, और हेलोजन है तो NaCl NaBr और Na बन जाएगा। क्या आपको समझ में आता है? अब ये बन जाएगा, उसका केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं? मैंने अभी तो हेलोजन का टेस्ट बताया, सिल्वर वाला। सोडियम सॉरी नाइट्रोजन और सल्फर के टेस्ट कौन से? दो जो है आपको ध्यान, तीन, नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन के टेस्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए, और आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ भी रखा है। पहले बताइए, वो मैं बताता हूँ अभी। लेसन सॉल्यूशन या सोडा एक्सट्रैक्ट का पर्पस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में चेंज करना, ताकि अपने केमिकल टेस्ट जल्दी लग जाएं। अदरवाइज क्या होगा कि उसमें काफी समय लगेगा, हो सकता है वो टेस्ट ना लगे, या फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो बात करते हैं वो अब टेस्ट कौन कौन से। नेक्स्ट, इस साल जो चेंज हुआ है उसमें ये लिखा है कि जो प्रैक्टिकल जो टेस्ट हैं उस पर फोकस रहेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल टेस्ट हैं। जब किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो NaCN बनेगा। इसको आप इसके साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा प्रूशन ब्लू कलर। जानते हैं आप इनऑर्गेनिक में फेरोफेरी साइनाइड, अरे हाँ है ना। इसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? है 6 3 है, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है, अरे हाँ है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड है आपने पढ़ रखा है, इसको ध्यान रखना, ये आपका ऑपरेशन ब्लू कलर होता है। अगर सल्फर प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ब्लैक PPT आता है, नाइट्रोजन के साथ उसका वॉयलेट कलर का आपका आता है। अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे ब्लड रेड कलर आपका आता है।
अब क्वेश्चन कैसे, हेलोजन का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ये एक्स का जो है बनेगा पीपीटी। बच्चों ऐसा है, इन चारों पे क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। ये कई बार क्वेश्चन शायद लास्ट या लास्ट लास्ट क्वेश्चन आ रखा है कि सोडा एक्सट्रैक्ट, हाँ नीट के अंदर ही तो कह रहा हूँ। तो कौन सी यूपीएससी दे रहा है अभी? चलिए, चलिए, अगर सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हेन सोडा एक्सट्रैक्ट इज टेस्टेड इन लेबोरेटरी एंड ब्लड रेड कलर इज अपीयर, व्हिच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक सैंपल? नाइट्रोजन एंड सल्फर। समझ में आपको आ रहा है? या फिर वो पूछ लेगा कि अगर सोडा एक्सट्रैक्ट में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो उसके केमिकल टेस्ट में कौन कौन सा कलर आता है? मान लो आता है सोडियम नाइट्रोक्साइड दे रहा है वो, तो नाइट्रोक्साइड दे रहा है तो कलर क्या आएगा? वोलेट कलर का था। ये केमिकल सब ये सब दे रखे हैं उसके अंदर, तो ये केमिकल कंपोजिशन और उनके ऑब्जर्वेशन याद करने, क्योंकि इस बार ये काफी हिट, अच्छा हिट क्वेश्चन हो सकता है। क्या था? ना देखते हैं इसमें। इसका नाम होता है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। दो चीजें हैं, सुन लो पहले तो। हाइड्राजीन जो है रॉकेट का फ्यूल है, ये पहले ही बता रखा है मैंने। रॉकेट समझते हैं बच्चों आप? वेरी गुड। बस बजाओ मत, नीचे क्लास चलती क्यों जो है, फिर नीचे से रॉकेट ऊपर ही आ जाएंगे। चलिए, अच्छा, एक बात बताओ, अंधेरा होता है आपको चिल्लाने में बहुत मजा आता है? चलिए, अच्छा, इसमें फायदा है कि कौन तरह तरह की आवाज निकालते हो, और अभी अंधेरा है, पहचानने में भी नहीं आता कि किसने निकाली है। कितना मजा आए तो। बहुत ही अच्छी बात। बहुत ही अच्छी बात। चलिए, हो गया, लौट के आ जाओ आप। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नहीं है, बैकवर्ड जाना एक बार, पीछे बच्चे भूल गए होंगे ना, इतनी इतनी एनर्जी के साथ चिल्लाएं। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में NaCN बनता है। NaCN बनेगा तभी तो आपका ये लिगेंड बनेगा, लिगेंड बनेगा तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा भाई लोगों। अरे है ना, साइनाइड यहाँ पे है, तो साइनाइड बनाने के लिए आपको कार्बन चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन ही नहीं है तो ये CN कैसे बनेगा, कैसे प्रोशन ब्लू कलर आएगा? क्या समझ पा रहे हैं? तो देखते हैं, नेक्स्ट जाइए नीचे। अब यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर जो है, बस हो गया भाई, ये हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन नहीं है, तो भले ही इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, कभी भी ये नाइट्रोजन वाला टेस्ट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? साइनाइड कैसे बनेगा? साइनाइड नहीं बनेगा तो वहां पे प्रूशन ब्लू कैसे आएगा? क्या ये समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, डायजोनम सोल्ट। क्या कभी हमने डायजोनम सोल्ट पढ़ा है? इसका नाम था BDC। BDC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऐसा लगता है कि हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है। इसमें जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहां से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो कौन है पता है? वो है N2 गैस। कौन सी है? N2 गैस। N2 गैस निकल जा रही है। ये भी देखते हैं कितने लोगों को याद है कि BDC कौन से टेम्परेचर पर स्टेबल होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। अरे है ना। लेकिन जब हम लोग उसको सोडियम के साथ जब हीट करेंगे तो जाहिर सी बात टेम्परेचर बढ़ेगा, तो N2 गैस यहाँ से फुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुर। तो इसीलिए ये कंपाउंड और हाइड्रोजन कभी भी जो है नाइट्रोजन के टेस्ट नहीं देंगे। ये हालांकि आंसर में नहीं लिखा है, बताया जा रहा है आपको। कहीं यहाँ तक बात की हो रही है? नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लेक्चर का अंतिम पड़ाव है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और भाई क्या कर रहे हो यार? ये टेबल मत कुटो, नीचे से वो लोग आएंगे फिर क्या कर रहे हो यार? नाउ भाई,
सुन तो लो। नीचे 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 से आवाज आ रही है ना? हाँ देखो ये सर, चिल्लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कंट्रोल कर सह लेंगे। तुम माँ बाप ने क्या खा पी के तुम्हें पैदा किया है भाई, तुम कैसे चिल्ला रहे हो यार? कल पेपर है, तुम आए हो पढ़ने के लिए और चिल्ला रहे हो तुम यहाँ पे? जंगल में हो क्या? ना, देखते हैं इधर। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्वांटिटी की पे बात करेंगे। हमने पता लगा लिया कि हेलोजन कितना है, हमने पता लगा दिया कि नाइट्रोजन है यहाँ पर। नाइट्रोजन मान लीजिए हमने पता लगा दिया कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, प्रोशन ब्लू कलर आ गया। अब ये कितना है तो पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर टेक्निक का सहारा लेंगे। दो टेक्निक है, एक तो है जेरडाल मेथड, एक है ड्यूमास मेथड। दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमको आती है? बस थोड़ी बहुत ही चाहिए, वैसे ज्यादा चाहिए नहीं। नाउ यहाँ पर है, पहला मेथड है जेरडाल मेथड। यहाँ पे के तो है साइलेंट है, जेरडाल मेथड। ऊपर चलिए, रुको 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 भाई, आधा दो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी कोई हमें पता लगाना है कि नाइट्रोजन कितना है। आप सुनना है आपको, अभी इसलिए सुना है कि ये बेसिकली ये जो है दो चीजें ऐसी हैं, जैसे जिस तरह से क्रोमेटोग्राफी बहुत आसान है, अगर तरीके से अगर समझोगे तो आसान लगेगी। अगर उसी तरीके से जेरडाल मेथड और ड्यूमास मेथड भी आसान है अगर सही तरीके से समझेंगे। बात करते हैं होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें पता चल चुका है कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए जो आपने सोडा एक्सट्रैक्ट यूज किया था केमिकल टेस्ट में, उसका कलर क्या आया था? प्रोशन ब्लू कलर क्या आया था? यार लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी पंच लाइन है, मैं बता रहा हूँ मेरे से ज्यादा तो मेरे बेच में काफी ज्यादा पंच लाइन है। मुझे लगता है कि मेंटर मैं नहीं, तुम मेरे मेंटर होने चाहिए। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सुने यार। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब वो नाइट्रोजन कितना है पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसको ट्रीट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सुनना है, सीरियस सुनना है। अब हम लोग सीधा चलें क्वेश्चन पे, तो पीछे इधर बात नहीं। नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई हमने H2SO4 से, बन गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के ऑर्गेन जो है मैंने ट्रीट करवाया तो बन गया अमोनिया। क्या बन गया? तो मैं नाइट्रोजन जितना प्रेजेंट है उसको अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकाल रहा हूँ। किस फॉर्म में बाहर निकाल रहा हूँ? अमोनिया। अब अमोनिया की बनेगी वेपर, अमोनिया की बनेगी वेपर। मुझे ये नहीं पता है कि अमोनिया कितना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सहारा लेता हूँ टाइट्रेशन का। किसका लेता हूँ? टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन हम करेंगे। इस अमोनिया जितनी इवोपेट होगी, किसी मॉलिक्यूल में अमोनिया बन रही है, उसका हम करेंगे टाइट्रेशन। अमोनिया जो होता है बेस। क्या होता है? बेस। उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एसिड से। इससे करवाएंगे एसिड से। तो टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड बेस से। जितना बेस होगा उतना ही तो एसिड कंज्यूम होगा अपना। अरे हाँ ना, एसिड हम बाहर से डाल रहे हैं, तो जितना बेस होगा उतना ही एसिड के इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज होंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो हमें मान लो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हो गए H2SO4 के। इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी टाइट्रेशन में रिएक्शन में इक्विवेलेंट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इसके 5 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं तो अमोनिया के कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे? 5। तो टाइट्रेशन का ये फायदा है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इसको बोलते हैं हम लोग, इस रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब होता है किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में जितने बेस के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इक्विवेलेंट एसिड के खर्च होंगे। अरे हाँ ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। मैं आपको पूरा सिखाता हूँ इसके अंदर, मैं पहले सिखाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो थोड़ा जूम करना पड़ेगा, पहली लाइन को लेके आओ यहाँ पर, और बड़ा करिए, और बड़ा। अब देख रहा है आपको, सुने। अब मैं अमोनिया के इक्विवेलेंट पता करूंगा अभी। ये आपको H4 दे रखे हैं, H2SO जितना दे रखा है वो सब यूज होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा H2SO4 है, फिर वो NOH से हमें पता लगा लेंगे कि भाई कितना एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पता लगाएंगे इससे। H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन होगा इससे। ठीक है। अगर 10 मिली इक्विवेलेंट है,
10 मिली इक्विवेलेंट है मान लो जो दिया रखा है, तो NS के कितने इक्विवेलेंट होंगे? क्या 10 ही होंगे? ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 10 ml और कॉमा का 1 n दे रखा है। एस आने वाले हम लोग 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो वर्बली करेंगे। तो पहले आप सुन लो करना क्या है। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है H2SO के इतने 10 ml और 1 n, तो कितने इक्विवेलेंट हो गए पहले इसके बताओ। 10 n इंटू वी करते हैं ना अपन, तो इसके होगा 10 इक्विवेलेंट। इसके कितने आएंगे? 10। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। इसके नीचे थर्ड पट्टी पे जाइए ना, यहाँ पर और था ऊपर। ठीक है, बस बस 10 ml और 1 मोलरिटी है। दुख की बात यह है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी हमें नहीं पता होती है। नॉर्मलिटी जो होती है वो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होती है। अरे हाँ ना, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों अगर मोलरिटी दे रखी है तो हम लोग इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। कितना होगा इसका? H2SO कितना होता है? 2। यहाँ पे हो गया 1 इंटू आपका हो गया 2, 2 आपका इसका एन फैक्टर हो गया। अब ये आपका दे रखा है 10 मिली, तो ना कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 मिली इक्विवेलेंट ये बनेंगे H2SO के। तो बच्चों 20 मिली इक्विवेलेंट जो है H2SO हैं, तो NH3 के भी 20 मिली इक्विवेलेंट होंगे। क्या आपको ये बात हो रही है? नाउ फोर्थ लाइन में सुनो, आपने टोटल लिया सुनते ना, टोटल लिया आपने H2SO 50। कितना लिया? 50। 50 इंटू कितने हो जाएंगे? 50 इक्विवेलेंट। अरे हाँ है ना, तो ये हो जाएंगे 50 मिली इक्विवेलेंट। और आपका आपने NOH भी दे रखा था। NOH जो ले रखा था वो आपका था 20। क्या था? 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20। तो इसके 20 के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। ये NOH जो लास्ट में लिखा है NOH, क्या है? NOH। इसके 20 किसके कितने के साथ फ्रेंडशिप करेंगे? 20 के साथ। तो यहाँ कितने बच गए? ये 30 जो होंगे वो यहाँ पे यूज होंगे, तो वो आपके 30 इसके 30 यहाँ पे आएंगे, यूज होंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अमोनिया के जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 30। क्या यहाँ तक बात की हुई? अब अभी हम लोग 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो हवा में करनी है, फिर देख समझना करना क्या है ना। मैं यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पर। एक दो क्वेश्चन तक तो आपको थोड़ा नया लगेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप आराम से करेंगे। तो कहाँ जा रहे हो भाई? ऊपर जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस बस ठीक है, रुको। जूम करना है, बच्चों को दिखना है, बस ठीक है ना। जिन मैं अभी इसको मैन्युअली करके बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मैन्युअल तरीका समझ नहीं आया तो फॉर्मूला करेंगे, लेकिन अभी मैन्युअली समझेंगे। पहली बात तो हर क्वेश्चन में आपको जेडार मेथड दिया जाएगा। ड्यूमास के अंदर ड्यूमास दिया जाएगा, जेडार में जेडार दिया जाएगा। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, दे रखा है H2SO4। क्या यहाँ पे NOH दे रखा है? नहीं। आपको H2SO4 दे रखा है। अरे हाँ है ना। इसका वॉल्यूम कितना है? 30। इसका इसके नॉर्मलिटी कितनी है? 0.5। बताओ इसका, मुझे बताओ इसका कितना मिली इक्विवेलेंट होगा? 7.5 मिली इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? ये हो गया H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट। तो बताओ, मुझे बताओ कि यहाँ पे अमोनिया कितने होंगे? क्या अमोनिया का भी इतनी होगा? ठीक है, तो अमोनिया के अंदर मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे होंगे। ठीक, अमोनिया में नाइट्रोजन कितने हैं? क्या एक ही तो है? तो जब अमोनिया के इतने मिली इक्विवेलेंट है तो नाइट्रोजन के भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट होंगे। अरे हाँ ना। तो 7.5 मिली इक्विवेलेंट आपका ये हो चुके हैं। मतलब ये काम बड़ा आसान है, इसके जितने हैं उतने ही NH3 के, उतने ही नाइट्रोजन के। अच्छा, ये मिली इक्विवेलेंट है। अगर मैं मिली शब्दों को हटा दूं, मैं अगर इसको पूरा इक्विवेलेंट कर दूं, तो मुझे इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ ना। तो 7.5 इंटू 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट हो गए। क्या हो गए? इक्विवेलेंट। मिली को हटाया हमने। अरे हाँ या ना? ठीक है बच्चों, ये हो गए इक्विवेलेंट। अगर मुझे नाइट्रोजन का मास पता करना है तो कैसे पता? ये इक्विवेलेंट का मतलब हो गए मोल हो गए। क्या हो गए? ये मोल मोल हो गए। तो मोल दे रखा है, मास पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? क्या इसके मोलर मास को हम लोग इसको मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करें? नहीं पता है तो मैं बता दूं, मोल जो होता है वो आपका जो होता है W/M होता है। अरे है ना। अगर मोल पता है तो मास पता कर सकते हैं। W जो होगा रहेगा आपका हो जाएगा N/M रहेगा। हाँ ये ना। ठीक है। अब तो इस पूरा जो यहाँ पे जो मोल आ गया ये इक्विवेलेंट आ गया है, तो ना 10 की पावर 3 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 14 से। नाइट्रोजन का मास का 14 होता है। ठीक है, बस नाइट्रोजन के मास आ चुके, काम हो चुका है अपना।
अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है परसेंटेज। तो इसको डिवाइड करना है, सैंपल से डिवाइड करना है, सैंपल के मास से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखा जाए तो ये यहाँ सीधा आप यहाँ पहुंच सकते हैं, 14 से मल्टीप्लाई क्या, सैंपल डिवाइड क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सैंपल कितना दे रखा है, दे रखा है 0.7, क्या दे रखा है 0.75। बताओ, करो कैलकुलेशन। क्या यहाँ पे सब कुछ कर रहा है, आएगा 14%। क्या आएगा 14%? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने करके बताया आपको। देखा जाए तो सारा काम आसान था। यहाँ सीधा हम लोग ये हमने पूरा किया, तो सीधा हम शॉर्टकट से पहुंचेंगे यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करने में उसका मास आपका जाएगा। तो मास अगर आपको आ चुका है तो सिंपल निकालना, परसेंटेज निकालना हमें। ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, जिनको नहीं आता फॉर्मूला ध्यान रखो। वैसे तो मैं ख्याल से आप सैंपल अभी मैं इतने क्वेश्चन करेंगे तो आराम से सब क्वेश्चन कर पाएंगे। देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको बड़ा करके ये क्वेश्चन तो वही रिपीट हो गया है। 14 आपका आंसर हो गया ना यहाँ पर ना। देखते हैं इधर को, सुनो पहले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको H2O दे रखा है, अरे हाँ है ना। आपको NOH भी दिया है, NOH भी दे रखा है, और आपको H2O भी दे रखा है, अरे हाँ है ना। तो इन दोनों में से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बच गया वो आपका न्यूट्रलाइजेशन में यूज होगा, अरे हाँ है ना। देखते हैं कैसे। ये 100 है, ये आपका है, ये 0.1 है, तो कितना आ गया ये आपका आ जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया, 10 मिली इक्विवेलेंट, अरे हाँ है ना। बच्चों NaOH था, NaOH में 0.1 है, और यहाँ दे रखा है NaOH का वॉल्यूम दे रखा है 30 दे रखा है, क्या दे रखा है 30 इंटू 0.1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। तो NaOH दे रखा आपका है 3 मिली इक्विवेलेंट, अरे हाँ है ना। बच्चों ये NaOH है, ये आपका HSO4 है। तो इनको इसके 3 मिली इक्विवेलेंट, इसके 3 के साथ दोस्ती करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 7, अरे हाँ है ना। 7 मिली इक्विवेलेंट, अरे हाँ है ना। ये 7 मिली इक्विवेलेंट जो खर्च होंगे वो होंगे न्यूट्रलाइजेशन है NST के लिए। NST का मतलब हो गया मान लो N, अरे हाँ है ना, N हो गया आपका ये। तो जितने इक्विवेलेंट होंगे, अब इसका मास पता कर सकते हैं। अच्छा पहले तो इसको मिली को आपको जो है आपको करो इसके अंदर। तो नाइट्रोजन का आपने क्या किया 7 इंटू 10⁻³ अपने क्या इक्विवेलेंट रख किया, अरे हाँ है ना। इसका मास पता कर सकते हैं। मुझे इसके मोल मूल चाहिए, मैं मास निकाल सकता हूँ। मास निकाल के क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे इसके अंदर अब मुझे इसका निकालना होगा, इसका निकालना परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए सैंपल का मास से डिवाइड कर दिया, वो कर दिया मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सैंपल कितना दे रखा है यहाँ पे, सैंपल दे रखा है बच्चों यहाँ पे 0.35। ठीक है, करो उसको कैलकुलेशन। क्या आया 28 आ रहा है। दो क्वेश्चन तो मैंने करके बताया। आने वाले जो है क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, मैं सबके आंसर देखूंगा, फिर अभी नहीं, आपको लिखना नहीं है, हवा में करना है उसको। नेक्स्ट इसका आंसर था 28। अभी ये तो ये पॉइंट्स में नेक्स्ट नीचे आओ, पहले ये करो, जूम कर दो बच्चों के लिए, ध्यान रखा करो बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है वॉल्यूम, ML है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया 50 मिली इक्विवेलेंट। NOH कितना हो गया बताओ, 60 वॉल्यूम दे रखा है, ये कितना दे रखा है N/2, कितना हो गया ये, कितना हो गया, क्या 30 हो चुका है, 30 ml, 30 मिली इक्विवेलेंट NOH। इसके 50 के साथ मतलब इसके 30 के साथ रिएक्शन करेगा, कितना बच गया, बच गया 20 मिली इक्विवेलेंट। ये हो गया नाइट्रोजन NH3, और नाइट्रोजन के हमें मोल मिल गए। ये आप आगे करो कैलकुलेशन। अगर कोई एक दो लोग भी बोल रहे हैं 56, तो अपन को भी राख से राख मिला देनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। और आंखों में वही तेज होना चाहिए। ये तो मैंने कर रखी कैलकुलेशन, ये मेरा ही आंसर है, ये बच्चों को आता है नहीं, ये तो मेरा ही आंसर बोल रहा है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया ना। ये आपका है, तो इसके अंदर यहाँ पर मिली को हटाया हमने, तो 20 इंटू 10⁻³ ये आपका आ गया इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट आ चुके हैं, इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, मास निकल जाएगा। मास निकल गया खटाक से, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है। सैंपल से डिवाइड किया हमने, और 100 से जो है आपका इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा
F56 आ गया, सबका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट ना, एक और क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं दे रखे हैं यार। जिंदगी में निराशा काफी आ चुकी है, सभी लोग इसका आंसर बताइए चलो आप। मूर्खों, यहाँ पे मॉलिटी दे रखी है। भाई करना है यार, पीछे आप बात करें ठीक नहीं है। पीछे भाई लोगों, अपन ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आप देखेंगे तो वो उसमें फॉर्मूले लगा रखे हैं, अपन मोरल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, तो आपको ढेर बड़ी बहुत बड़ी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन वो आराम से कर रहे हैं इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला भी याद नहीं करना, सिंपल आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में, वो याद करके करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, वो खटाक से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर H2SO4, अच्छा NaOH दिया ही नहीं है, तो सारा का सारा H2SO4 जो है NaOH से यूज होगा ना। और 10 ml और 1 ml, 1 ml उसको क्या नॉर्मल में चेंज कर सकते हैं? अरे हाँ है ना। तो ना ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 100 और आपका इंटू आ जाएगा 2। अरे हाँ है ना, कितना हो गया ये 20 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आपका है वो है 20 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, इसको मास हो जाएगा 14 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसको सैंपल से। सैंपल यहाँ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 0.5, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56। तो जो कई लोग 28 बोल रहे थे वो बेसिकली ये उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। भाई लोग, क्या है क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्या कर पाएंगे? उसमें ऑप्शन देते हैं, एक सोल्यूशन है इसका। अच्छा ये है, नहीं नहीं नहीं, आगे चलो उसकी बात करते हैं अभी, लौट के आते हैं इसके ऊपर, रुको। हाँ ये है, मिली मोल्स दे रखे होंगे। इसका सही आंसर है 10%। जो उचक उचक के यहाँ पे 20 बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा है मिली मोल्स, मिली, बड़े दुख की बात है हमें मिली मोल्स को मिली इक्विवेलेंट करने नहीं आता है। आता है या नहीं आता है? कैसे करेंगे बताइए? यहाँ पर 20 दे रखा है, तो 20 दे रखा है तो क्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? अरे हाँ है ना। तो ना इसके जो मतलब कुल मिला के इसके एच हो गए जो हो जाएंगे आपका 20 × 2। हमने इसके मिली इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे यूज करना है हमें, ठीक है। तो ना नाइट्रोजन के आपके आ जाएंगे यहाँ पे, आपका आ जाएंगे 20 × 2 × 10⁻³ अब इसका 14 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पर जाएगा, इसका सैंपल कितना है आपका 2.8, यहाँ पर आएगा सैंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये सही चल रहा है? कितना आ रहा है, 20 आ रहा है या 10 आ रहा है, 30 आ रहा है? अद्भुत, मतलब तीनों ही आंसर आ सकते हैं, चलो यार कितना अच्छा है। जो भी चाहो जो है फिलअप कर देना, करते हैं ना इसको। 20 आ रहा है, 20 को सही कर लो और क्या। अब एक क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, ध्यान रखना। इसके अंदर ऊपर चलना अभी नहीं, नहीं, नहीं रुक जाओ, पीछे पीछे बैक बैक बैक। और अब एक क्वेश्चन जो है
पीछे और पीछे। अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसमें पॉइंट में आएगी वैल्यू, वो हवा में करना है उसको, यहाँ पर ये वाला। हाँ ये वाला, इसका लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंट्स में जब भी ऑप्शन आते हैं तो तुरंत हमें छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, ये टाइम का वेस्टेज है। क्या ये कभी हो सकता है परसेंटेज? ऑप्शन ही कट गया, बचेंगे ए, सी और डी बचेंगे आपके। आंसर है ए। चिल्ला क्यों रहे हो, मैं यही तो हूँ, कहीं दूर थोड़ी चला गया हूँ क्या? इधर देखते हैं इसके अंदर, ये आपका सैंपल है, ये आपका ये इधर, यहाँ पर कितने मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे? ये मोलरिटी है तो 10 इंटू हो जाएगा 2, तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएंगे, अरे है ना। तो 20 आपके आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन आपका यहाँ पे बात ना करें, 20 इंटू 10⁻³ ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट आपका गए यहाँ से। अब हमें इसका मास मोल मिल चुके हैं, मास पता करना है, मास पता करने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास से डिवाइड करना है सैंपल से। सैंपल यहाँ पे कितना दे रखा है, सैंपल जो दे रखा है यहाँ पर जो है गिवन है वो है कितना है 0.75, 0.75। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड 37 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आपका आएगा, यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर। अगेन कुल मिला के ये है ज़ेरलॉग मेथड के अंदर बच्चों लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं हो। एनसीईआरटी में जो कैलकुलेशन दे रखी है वो थोड़ी सी जो है टिपिकल तरीके से दे रखी है। नाउ नेक्स्ट जो आता है इसमें, अच्छा इसके अंदर ज़ेरलॉग मेथड की कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि हम यहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर इवोल्व करते हैं, उसके सारा डिपेंड करता है अमोनिया पर डिपेंड करता है। कुछ कंपाउंड अमोनिया रिलीज नहीं करते हैं या अमोनियम सल्फेट नहीं बनाते हैं, तो उन कंपाउंड पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट और बस नेट में क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रोसो कंपाउंड एजो और पायरिडीन, चार ऐसे कंपाउंड है, तमाम जितने भी नाइट्रोसो कंपाउंड हैं वो कभी अमोनिया रिलीज ही नहीं करते हैं। एजो कंपाउंड के अंदर, एजो कंपाउंड में N2 गैस रिलीज हो जाती है। एजो कंपाउंड ये आया था जब हम लोग CNT की बात करते हैं, ये जो कंपाउंड होता है एजो कंपाउंड होता है। क्या होता है? एजो कंपाउंड। देख लेते हैं, मैंने यहाँ लगा दिया फिनाइल, लगाया फिनाइल, क्या ये कंपाउंड GI शो करता है? सोच लो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं तो ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, लोन पेयर हैं ना, ये आपका अलग अलग हैं, तो इसका सिस ट्रांस बन सकता है, मतलब ये कंपाउंड GI शो करता है। ये था CNT के अंदर था। अगर लोन पेयर सेम साइड में होंगे हम बोलेंगे सेन, अगर अब लोन पेयर अपोजिट में होंगे बोलेंगे एंटी। क्या कभी हमने पढ़ रखा है? हो चुका है, सुन लिया मैंने यार, कितने बार सुनाओगे, कहाँ जा रहा है तू? तो जल्दी आ रही है, रुक जाना। जब मैं इतने महीने पढ़ाने के बाद मैं 1 सेकंड की फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, तू क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है? बच्चे ये मन के बोले बस चिल्ला रहे हैं ये। हो गया भाई। तो नाइट्रोसो जो है, नाइट्रोसो कंपाउंड में ये चीज नहीं दिखती, एजो कंपाउंड में ये चीज अपीयर नहीं होती है। और एक कंपाउंड होता है पायरिडीन, पायरिडीन के अंदर भी ऐसा नहीं, ये जो मेथड है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि अमोनिया रिलीज नहीं हो पाएगी। तो जो कंपाउंड अमोनिया रिलीज नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे टेस्ट जो होगा सक्सेस नहीं होगा। बड़े दुख की बात ये कि पायरिडीन का हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है। पता है क्या? पायरिडीन के अंदर उस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन ये होता है पायरिन। क्या ये एरोमेटिक है क्या, या एंटी एरोमेटिक है? क्या ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। रिंग में 1 2 3 4 5 6, रिंग के अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो लोकलाइज होते हैं। नहीं आ रहा है।
तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो ना नाइट्रोजन जो काफी स्टेबल है ये, तो ये जो है अमोनिया रिलीज ही नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है ये इस कंपाउंड के लिए या फिर इस टेक्निक के लिए हम लोग उसको अलग से इसको पता नहीं लगा सकते। इसका क्वेश्चन जो है कैसे आ रखा है देख लेते हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन एक तो कर चुके हैं हम लोग, बस ये। चलिए क्वेश्चन है, इसका आंसर है फोर। जब भी किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस आती है, आंसर वही होता है। भाई भाई तुम ऐसे लपेटे में आना मत, चेक करो पहले सारा सब कुछ। पायरीन था, एजोमेंजिन, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट। अब हाँ ठीक, इधर इधर ड्यूमास मेथड की सुन लो पहले, क्या नाटक कर रहे हो। ड्यूमास मेथड के अंदर चलिए ड्यूमास मेथड के अंदर ड्यूमास मेथड की कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हालांकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि घर जाके आप जब जब भी करें तो आपको कहानी जो है आपको समझ आपको आ जाए। ड्यूमास मेथड में कोई ड्रॉबैक नहीं है, हर कंपाउंड में हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। उस कंपाउंड में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे वन लाइन में समझा रहा हूँ। इस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं, तो इसमें जो भी नाइट्रोजन होगी वो यहाँ पर N2 के फॉर्म में निकल जाएगी। और इस N2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके डाटाबेस वैल्यू से चेक करेंगे, तो जितना ये इसका परसेंटेज रहेगा हम लोग जो है मान लेंगे भाई वो उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक शब्द था ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, एक शब्द था आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका कलर क्या था, लाल लाल बुरा लाल। ये आया था फेलिंग टेस्ट में, अरे है ना। ना चलो मुद्दे पे आते हैं हम लोग। डुमास मेथड के अंदर क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, तो जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो N2 के फॉर्म में रिलीज होती है। अब N2 के कुछ वैल्यूज दे रखी होगी, उससे हम लोग सारा पता लगाएंगे कि यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है। तो मैं इस पूरी कैलकुलेशन को यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार, तो उसके बाद नीचे पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलिए ना क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। जिन भाई लोगों को उसमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो फॉर्मूला उनके लिए तैयार तैयार है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है इसको रट्टा मारोगे उतनी देर में तो आराम से कौन सा समझ लोगे, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ा सा उसको कंसाइज कर दीजिए। बस रुको रुको एक मिनट। ड्यूमास मेथड आपको लिख के दिया जाएगा और कुछ डाटा दे जाएंगे आपको, तो उससे हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर N2 गैस निकलती है, N2 गैस का क्या हमें रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला बना बना कैसे। तो पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि आपको इस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया जाएगा। यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया जाएगा 8 STP पर। तो मिलेट से मैंने कहा है V2। अगर आपको वॉल्यूम नाइट्रोजन का ना दिया जाए STP पर, STP समझते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर ये STP में ना दिया जाए, मतलब ml में ये आपका STP ना दिया जाए, तो आपके पास एक फॉर्मूला है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये आपका जो है ये आपका एक गिवन कंडीशन है ना, गिवन कंडीशन दी जाएगी। और ये जो है आपका वो है STP पर, क्या है STP पर। STP पर V2 हमें निकालना है। T2 जो है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन है, और P2 जो है वो है 760 mm, 760 समझते हो प्रेशर है वो। तो यहाँ पे ये तीन वैल्यू दी जाएगी, उससे हम लोग यहाँ से ये P2 और T2 हमें पता है, तो V2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने अगर N2 मान लो, इस क्वेश्चन में अगर आपको N2 का वॉल्यूम दे रखा है STP पर, किसी कंपाउंड का किसी चीज का अगर हमें वॉल्यूम पता है, तो क्या उसका हम मोल निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताइए। हाँ, वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे 22,400, अरे हाँ है ना, तो मोल निकल जाएगा। अगर मोल निकल गए तो बच्चों क्या मास निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसको हम मोलर मास, तो N2 का मोलर मास कितना होता है 28, अरे हाँ है ना।
तो 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, यहाँ पे इसके अंदर इसका निकल गया मास। जब किसी कंपाउंड का मास निकाल गया तो परसेंटेज निकालना आसान है। इस पूरे को आपने क्या करना है, आपको इसका निकालना, परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन को डिवाइड करेंगे सैंपल के मास से। किसके डिवाइड करेंगे, सैंपल के मास से, उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा परसेंटेज। क्या यहाँ तक कौन सा समझ आपको आया? मैंने उसकी पूरी गणित नेक्स्ट साइड में सारी दे रखी है, 2 क्वेश्चन में दिए, दोनों के मैंने आंसर विद सॉल्यूशन रखे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आपको आए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसटीपी पे वॉल्यूम नाइट्रोजन का दिया जाएगा या निकालना पड़ेगा। उसके बाद मोल निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम पता है तो मोल से तो हमारा मास निकल जाएगा, मास से हमें निकालना होगा परसेंटेज। इसी तरीके से सबसे टफ दोनों नाइट्रोजन के दोनों कंपाउंड थे, मैंने आपको बता दिए। अब इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हेलोजन सल्फर के भी एस्टिमेशन रखे गए हैं। मैं सबसे लास्ट में कार्बन और ऑक्सीजन, मैंने कहा वो काफी आसान है, तो मैं वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताकर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपना लास्ट होगा ना। बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन रखा हुआ, ये वाला, एक मिनट रुके हैं, ये सब कुछ मैंने बना के दिए ताकि आप एक बार घर जाएंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, एगो क्वेश्चन है, उसका आंसर भी दे दिया है, सॉल्यूशन दे रखा है, किसी प्रकार का डेस्परेशन होने की जरूरत नहीं है। आगे चल, ये पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है। नेक्स्ट ना, यहाँ पे रुको, इधर क्वेश्चन ऐसा आता है, मैंने, रुको एक मिनट, जेल्डार ड्यूमास में थोड़ा समय लगता है समझने में। जेल्डार का तो आसान है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। ड्यूमास के अंदर भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसकी कैलकुलेशन जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत आराम, नॉर्मल वैल्यू देता है, आराम से कट कटा जाएंगे। इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन और हेलोजन और सल्फर का जो भी है वो आसान। कैसे आसान है, मैं आपको एक करके बता रहा हूँ कि बाई चांस किसी भी कंपाउंड में अगर आपको सी कार्बन और ऑक्सीजन का पता लगाना हो कि कितना परसेंटेज है, तो उसका हम करते हैं कंबजन। कंबजन मतलब समझते हो, उसको बर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। किसी कंपाउंड को आप उसको बर्न करते हो तो क्या निकलता है, कार्बन का क्या निकलता है, CO2, पानी का क्या निकलता है आपका, एक H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, H2 को हम बाहर निकलेंगे। मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे निकला CO2, और CO2 को मैंने मेजर किया, तो लेट से मैंने कहा इसका आया 0.8 ग्राम। कितना आया, 0.8 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब मेरे पास यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्या है कि CO2 का एक मोल का मास कितना होगा, 44 ग्राम CO2 के अंदर कितने ग्राम कार्बन है, क्या 12 ग्राम कार्बन है? अरे है ना, CO2 का मास हो गया 44, इसमें कार्बन एक मोल है, कार्बन एक मोल है, तो कार्बन का मास कितना हो गया 40 ग्राम, 12 ग्राम। तो यहाँ पे मुझे मास कितना मिला, 0.8 ग्राम। अरे है ना, 0.8 ग्राम CO2 के अंदर यहाँ पर मुझे कार्बन का मास कितना होगा, तो 12/44 इंटू 0.8। अरे हाँ, है ना। मुझे यहाँ बच्चों कार्बन का मास मिल चुका है, कार्बन का मास मिल गया, क्या मैं अब इसका परसेंटेज निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे पूरा मास कैसे डिवाइड करूंगा, मैं सैंपल से डिवाइड करूंगा, उससे सैंपल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है। आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा करना, हाँ ठीक है, सही है। क्वेश्चन ये है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मास दे रखा है, सैंपल का दे रखा है, और उसने क्या किया, लेट से 0.88 ग्राम कार्बन दे रखा है CO2, और फिर H2 दे रखा है, और मेरे को यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, पहले निकालते हैं CO2 का। मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे पहले समझ लेते हैं कि ये हमने लिखा 44 ग्राम CO2 कंटेन कितने ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है। अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पे गिवन है आपका 0.88, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ, 12/44 इंटू 0.88 ग्राम जो है यहाँ पे कार्बन आएगा। अरे हाँ, है ना। कितना आएगा बताओ, कट जाएंगे ये, तो ना इसको यहाँ पे ये कर दो, तो ना ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। अरे हाँ, है ना। कितना आ गया, ये 0.24, ये ग्राम आपका आ जाएगा, ये आ गया कार्बन आ गया। क्या इसका निकाल सकते हैं परसेंटेज? परसेंट निकालने के लिए आप 0.24 ये करो, सैंपल जो लिखा हुआ है वो सैंपल का इसको डिवाइड कर दीजिए, और निकाल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सैंपल कितना है आपका, 0.6। अरे है ना, कितना आ गया बताइए, क्या 40% आपका आ गया, ये आपका आ गया। अगर आपको H2 का निकालना हो, मतलब यहाँ निकालना हाइड्रोजन का, कितना निकालना है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो निकला है पानी में से निकला है, कैसे निकला है, पानी से। ताकि देख लेते हैं यहाँ पर ना, सीधा H2 का मास कितना होता है,
18 ग्राम इसमें पानी के अंदर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताओ? क्या 2 ग्राम है? 2 ग्राम है। तो नाउ इसके अंदर यहाँ पे कितना दे रखा पानी का मास? 0.54 और दे रखा आपको, तो यहाँ पे कितना होगा? 2/18 और यहाँ पे 0.54, ये आपका आ गया मास। कितना आ गया बताओ? 0.06 आपका आ गया। ये आपका एच का ग्राम आ चुका है। क्या परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो 0.6 अपॉन सैंपल इंटू इंटू 100। अरे हाँ ना, 100 करना है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप फॉर्मूला याद करते हो ना, फॉर्मूला, वो फॉर्मूले आप याद कर तो लो, लेकिन एग्जामिनेशन में उनको अप्लाई करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या आपको बात होगी? लाइट ऑन करना है बाहर से। सबसे लास्ट स्लाइड कर देना, सबसे लास्ट स्लाइड, लास्ट चलता है, लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। और केबल क्यों तोड़ रहे हो? नीचे जो है आवाज आएगी ना। नाउ दो बातें आपसे करनी है। दो बातें क्या है सुन लो, खास बातें। दो बातें ये हैं कि आप लोग अब जब ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक दिक्कत मोस्ट कॉमन है, वो ये है कि उसमें चीज़ों ओवरलैप हो जाती है। मतलब आप याद करते हो रोजनमून रिएक्शन, आपको याद आएगा आपका यह लिंडा कैटलिस्ट। रीमा-टीमा रिएक्शन याद करूंगा, आपको आएगा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, आपको याद ऐसा होगा। एक्वस की ओर देखोगे तो आपको एल्कोहलिक की ओर याद आएगा, एल्कोहलिक की ओर देखोगे तो जिंक जैसे याद आपको आएगा। ऐसा होता है। देखिए ये ऑर्गेनिक की जो कहानी है उसमें बार बार रिपीटेशन मांगता है। तो सबसे आसान तरीका है, वो बता दूं, आसान तरीका ये है कि अगर आपको कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो कोई कोई रिएजेंट आया, उसको लिखना है, उसका काम लिखो। एक एक दो तीन कागज की एक बना दो, शीट बना दो। बहुत से बच्चों ने बनाई है आपके अंदर, उन्होंने बताया भी मुझसे। तो रिएजेंट के सामने काम लिख दो। हार्ड मुश्किल से मुश्किल 50-60 रिएजेंट हैं, उनका वो काम लिखोगे। बार बार वही रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली चीज, आपको अपने नोट्स अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ये मेरी आपको एडवाइस है। अगर आप, अच्छा इसमें एक और खास बात, अगर आपके नंबर 500 से कम है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़ो। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके नंबर 500 के तकरीबन हैं या उससे नीचे हैं, तो आप, मेरी ये एडवाइस है कि नोट्स अच्छे से याद कर लो, बढ़िया से। सब कुछ बढ़िया से हो जाए, फिर समय मिलता है तो पढ़नी है एनसीईआरटी। भाई अपन इस बात को इंश्योर करें कि मेरे नंबर किसी तरीके से 600 तक आ जाए। भाई बात समझ रहे हो? अगर आपके नंबर 650 से ऊपर आ रहे हैं और आप किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो बात आती है समझ में, बात आती है, थोड़ी सी क्लैरिटी होती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये कि नोट्स पढ़ें, 3 से 4 बार घोट के पी जाओ, उसके बाद एनसीईआरटी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप नोट्स पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो होगा क्या कि वो चीज आपको और समय लेगी, टाइम कंज्यूम करेगी और बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नोट्स पढ़ने हैं पहले, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। कि यहाँ तक बात क्लियर हो रही? आपको अगर ऑर्गेनिक में फिर भी दिक्कत आती है तो आपको मॉड्यूल को अच्छे से सोल्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए, तो कई रिएजेंट तो जब आपके सामने क्वेश्चन में आए तो आपको चमका कि अरे हाँ ऐसा होता है। अरे हाँ है ना, कि अच्छा ऐसा होता है। एक्वस केओच काम SN2 करना होता है, एल्कोलिक के काम एल्कोलिक केओच काम होता है, E2 रिएक्शन करना होता है। तो कई सारे रिएजेंट का यूजेस आप लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ पाएंगे तो बेहतर है। मैं एडवाइस करूंगा कि एलन के प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उसका आप सोल्व करें, तो बहुत सारे रिएजेंट अपने को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यहाँ से जाने के मतलब अभी जब मैं अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो जिन बच्चों ने अभी मॉड्यूल नहीं किया है या क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो मैं मंडे से थर्सडे तक यहीं डाउट काउंटर पे बैठा हुआ हूँ। तो आप लेके आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फिर अगर अभी भी नहीं कर पाओगे तो फिर मैंने कहा एक ग्रुप बना देना, उसके अंदर आप अपने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि तुम जो है फोटो भेज दो खचाक खचाक, ये 10 क्वेश्चन बता दो जो। भाई ऐसा मत करो, दया करना थोड़ी बहुत। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। बहुत ही अच्छा रहा। थोड़े से तुम अनडिसिप्लिन तो हो, मान लो, डिसिप्लिन थोड़ा हो जाओ जीवन में। अब इसमें ऐसा भी है, कुछ लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन है, लेकिन सब चारों तरफ जो है ऐसे लोग भी हैं जो हु कर रहे हैं, तो वो भी जो हु कर रहा है। तो थोड़ा सा
कंट्रोल रहना। भाई ऐसा काम क्यों करें, हम फन कर सकते हैं लेकिन ऐसा काम नहीं करना कोई बाहर से आके डांटे या दो बातें ऐसे बोले कि जो हमें चुप जाए। तो ध्यान रखना है आपको। मेरी बात क्लियर हो रही है? बहुत ही अच्छा लगा। ईश्वर करे आप सबका बहुत अच्छे रिजल्ट आए और फिर अपन व्यक्ति सेलिब्रेशन मिले। चलिए।